अस्सलाम वालेकुम। अब आज की हम टॉपिक के अंदर रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका एटॉमिक फिजिक्स के बारे में एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस में है, तो आप प्लीज़ उनको वीडियोस को रेफर कर लें। इधर मैं जो है इम्पॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चंस है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियोइड। ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं बस एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास नंबर्स है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर होते हैं मुश्तमिल। ओके, तो अगर कोई एलिमेंट है x, लेट्स से ये आपका एलिमेंट है x, इसके दो नंबर्स दिए हुए a एंड z। a आपका एटॉमिक मास नंबर है और z है आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ओके, और अमूमन क्या होता है एक एटम के अंदर, एक स्टेबल एटम के अंदर जो कि अभी आयन नहीं बना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये आयन नहीं है, ये एटम है। ओके, आयन, नॉट एन आयन, दिस इज नॉट एन आयन, नॉट एन आयन, यानी अभी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ओके, एटॉमिक मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ये तो अभी हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल अब ऑक्सीजन 1618 है। ओके, तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? ये आपके पास A हो गया और ये आपके पास Z हो गया। तो प्रोटॉन्स किसके बराबर हो गए? 8 के, और न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 न्यूट्रॉन्स। इधर क्या हो जाएगा? वो 16 माइनस 8 यानी 8 के बराबर हो जाएगा, और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए 3 4 5 और ये 6 6 1 6 2 8। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। और प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके पास? 8, और न्यूट्रॉन्स हो गए आपके पास 8। अब इसी तरीके से हम नाइट्रोजन को देखते हैं। ये ऑक्सीजन का हो गया, लेट्स से अब मैं नाइट्रोजन का बना देता हूँ। नाइट्रोजन के अंदर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 7, और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 7 इज 7। ओके, तो और फिर आप इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और 2, और यहाँ पे आपके पास कितने बच गए? 5, 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस तरीके से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन 1 को हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से हम हाइड्रोजन 1 को, तो ये हाइड्रोजन आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गई। अब यह हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना है? जनाब, हाइड्रोजन अब आपके पास है प्रोटॉन, इसका 1 है। प्रोटॉन आप इसका 1 ले ले, और न्यूट्रॉन कितना ले ले? 1 माइनस 1 इज 0। ओके, न्यूट्रॉन है 0। न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 0, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 1। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, होप सो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास
कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। What do you mean by the term radioactivity? Why some elements are radioactive and some are not? Okay, radioactivity. What is radioactivity? Radioactivity, the spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called radioactivity. ये भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। और जो एलिमेंट्स जो इमिट कर रहे होते हैं रेडिएशन, दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इनवॉलेंटरीली, यानी बर्जस्ता, यानी इसको कहते हैं कि अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ये खुद से होता है, ओके, इनवॉलेंटरीली, और इसके यानी इसके ऊपर किसी एक्सटर्नल चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अंदर से, इसके अंदर से खुद ही जो एलिमेंट्स है वो डिके कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर से खुद से रिएक्शन हो रहा होता है, बाहर का इन्फ्लुएंस में नहीं होता, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में नहीं होता। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पॉन्टेनियस। एक सेकेंड, हम आपको एक और जगह पे स्पॉन्टेनियस का मतलब इसका विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और नॉट प्रीमेडिटेटेड, यानी कि प्रीमेडिटेटेड नहीं है, यानी ये सोचे बगैर समझे बगैर हो रहे। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एज इट इज फ्रॉम within the radioactive element itself. They continuously emit radiation without any external influence. अंदर से, उसके एटम के अंदर से खुद ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है स्टार्ट कर देता है इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बाहर कोई सी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं हो रही होती, यानी प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, या कोई और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है एलिमेंट के अंदर। ओके, एलिमेंट्स, अब ये कि क्यों कुछ एलिमेंट्स बिहेव करते हैं रेडियो एक्टिव और क्यों कुछ नहीं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो जिनका एटॉमिक नंबर जो है 1 से 82 तक है वो स्टेबल है, लेकिन 82 से अबव जो है वो हैवी हो जाते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए वो इमिट स्टार्ट कर देते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इमिशन ऑफ रेडिएशन। दैट इज व्हाट वी कॉल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ सकते हैं कि जो लेस देन 82 था, उनके ऊपर या तो हम अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन लेके आते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम बम्बार्ड करते हैं उसके ऊपर, तो वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी भी क्रिएट हो जाती है, मैन मेड रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे आइसोटोप को रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। ये भी हमने डिटेल में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जरूर आप वीडियोस देखिएगा प्लीज। हाउ कैन वी मेक so what do you mean by the term radioactivity? The spontaneous emission of radiation from unstable nuclei is termed as radioactivity. The element which is going through this is called a radioactive element. Or why some elements are radioactive? Because their atomic number is more than 82, they are unstable. Which are less than atomic number, having atomic number less than 82, they are stable. Okay. How can we make radioactive elements artificially? Describe suitable example. ठीक है, आर्टिफिशियली हम लोग ये भी टॉपिक में पढ़ा था कि लेस देन 82 है, कैन बी मेड रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियली बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूट्रॉन लिया हमने 10, इसको सोडियम के ऊपर आपने बम्बार्ड किया, 2311 सोडियम का है, तो ये 2411 अनस्टेबल सोडियम में और गामा रेडिएशन आपके पास इमिट हुई। इसी तरीके से हीलियम 42 आपने बम्बार्ड किया एल्यूमिनियम के ऊपर, तो ये फास्फोरस का एक रेडियो आइसोटोप बना, 27 और 4 कितना हो गया 31, और यहाँ पे भी आपके पास 31 आ गया, 2 और 3 की 13 कितना हो गया 15, 15 प्लस 0 15, तो ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। 23 प्लस 1 24 हो गया, 11 प्लस 0 11 हो गया, और गामा रेडिएशन आपके पास निकली। होप सो ये क्लियर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द 3 बेसिक रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस ऑन हाउ दे विल डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसके लिए प्लीज अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हमने एक्सप्लेन की हुई है पहले, प्लीज आप प्रेफर करिए पुराने हमारे लेक्चर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने सारा टेबल बनाया है और आपको इवन उसकी डायरेक्शन बताया है कि किस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। तो उसके लिए प्लीज आप देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये सारी चीजों से हमने एक्सप्लेन भी किया है। व्हाट आर राइट द अल्फा डीके प्रोसेस ऑफ Pa234 Pa, आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर। इसके लिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अच्छा जनाब, तो इसके अंदर देख रहे हैं कि Pa प्रोट एक्टीनियम, ये एक्टीनियम में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास ये अल्फा डीके हो गया, नहीं अल्फा डीके, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल रिजेंबल्स किसको करता है? हीलियम न्यूक्लियाई। ओके, अल्फा 42 ये इक्वल होता है हीलियम 42 न्यूक्लियर। एटम के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ये बात याद रखने की है, जबकि हीलियम एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आप देखें कि इक्वेशन बैलेंस है 234 और 91, 227 और 4 आपके पास 231 आ जाएगा, 89 + 2 आपके पास आ जाएगा 91। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाइड हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियाइड। आई होप सो ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सप्लेन whether the atomic number can increase during nuclear decay, support with your answer। डेफिनेटली बीटा डीके के अंदर होता क्या है कि बीटा डीके के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, या ये खुद इलेक्ट्रॉन की तरह है। ओके, तो अब देखें कि कार्बन आपके पास था 14, ये इसका एटॉमिक मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर है 6। ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, इस डीके के बाद, और ये एटॉमिक मास नंबर आपके पास सेम रहा। तो ये बीटा डीके is the type of decay in which the atomic number of the parent nuclide is increased when it is converted into a daughter nuclei। ठीक है, increased by 1। so hope so ये clear है। तो explain whether the atomic number can increase during natural nuclear decay, support your answer with the example। ये अभी हमने आपको example दिया। what do you understand by half life of a radioactive element? इसके लिए प्लीज आप रेफर करिए हमारे पुराने लेक्चर के ऊपर। इस जनाब, अब हमारा वो सवाल था कि Is radioactivity a spontaneous process? Elaborate your answer with a simple experiment। तो हमने बताया था yes, radioactivity is a spontaneous process। Spontaneous का मतलब है कि something from within, without the influence of any external entity, यानी बाहर की चीजें जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते और वो खुद से जो है वो अंदर से उसके डीके हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस एक्शन है, यानी जिसके कहते हैं नॉट प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब क्या है, थिंक करके होना या किसी चीज का सोच के जवाब देना, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रीमेडिटेशन। लेकिन स्पॉन्टेनियस आंसर क्या होता है, या स्पॉन्टेनियसली उसने जवाब दिया, यानी विदाउट एनी थिंकिंग, अंदर से खुद ही उसने जवाब दिया। तो रेडियो एक्टिविटी भी ऐसा रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, फ्रॉम विद इन, इनसाइड होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो अब इसको करने के लिए लेट्स से मैं ये कहता हूं कि, और एक और बात है रेडियो एक्टिविटी की, वो रैंडम होती है। दो चीजें होती है, एक तो रैंडम होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। दोनों चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लेड लिया,
लेड की इनकेसिंग है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमेशा हम लेड के अंदर रखते हैं, ये भी इसके हैजर्ड से बचाने के लिए है, प्रिकॉशंस है। और ये आपके पास एक काउंट मेजर करने के लिए, काउंट रेट मेजरर, काउंट्स पर सेकेंड, ये मेजर करने के लिए। ओके, ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेट्स से ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग्स आ रही होती है कि इतने काउंट्स पर मिनट। लेट्स से रैंडम नेचर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि रैंडम नेचर कैसे बताई जाती है। इसको हम ये समझते हैं कि कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ लेट्स से ज्यादा है, लेट्स से 1500 ईयर्स है, इससे पहले वो आधा नहीं होगा। हम हर घंटे के बाद उसका काउंट ले रहे हैं, तो पहले मेरे पास लेट्स से 230 काउंट्स आ रहा है फर्स्ट में, सेकेंड में, फर्स्ट आवर में मेरे पास 230 काउंट आ रहा है, सेकेंड आवर में मेरे पास आ रहा है 235, और थर्ड आवर में मेरे पास आ रहा है 240, फोर्थ आवर में मेरे पास आ रहा है लेट्स से काउंट आ रहा है 225। इस तरीके से मुख्तलिफ काउंट्स आ रहे हैं मेरे पास। तो ये सब देखिए, ये बता रहा है फिफ्थ आवर में मेरे पास आ रहा है लेट्स से 228, इस तरीके से काउंट्स आ रहे हैं। तो ये रैंडम नेचर बता रहा है, यानी ये कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है कि इस सिक्स्थ आवर में कितनी आएगी, इसके करीब हो सकती है, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। दैट शोज के रेडिएशन जो है वो रैंडम है। अब स्पॉन्टेनियस के बारे में ये कर सकते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक करेंगे हम नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। यही रेडियो एक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर लेड है और ये काउंट रेट आप डिटेक्ट कर रहे हैं, ये आप काउंट रेट का मीटर है, ये आपका काउंट रेट का लेट्स से मीटर है, ओके, मीटर है। और फिर आपने यहाँ से ये लेड है और यहाँ पे आपके पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपने क्या किया, इसको टेम्परेचर पे रखा, लेट्स से रूम टेम्परेचर आपने क्या किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया, और फिर इसका ग्राफ बनाया कि फर्स्ट आवर में आपने रीडिंग ली, सेकेंड आवर में आपने रीडिंग ली, थर्ड आवर में यहाँ पे आपने रख दिया टाइम इन आवर्स, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से मुख्तलिफ रीडिंग ले ली, लेट्स से 10 रीडिंग ले ली, और काउंट्स पर आवर। फिर आपने रिकॉर्ड किया 220, 225, 230, 235, इस तरीके से आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ रही है। फिर 218, 215 लेट्स से, और सिक्स्थ आपके पास आ रही है 210। ये आपने टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे किया, फिर इसका एक ग्राफ बना लिया, प्लॉट कर लिया। अब आपने जो है टेम्परेचर को चेंज किया, लेट्स से आप कोई गर्म जगह पे इसको लेके चले गए, लेट्स से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी टेम्परेचर होता है फर्नेस वगैरह के अंदर, ये परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं, टाइम है और काउंट्स है। तो जब आप देखेंगे कि सिमिलर रिकॉर्डिंग आ रही है, फर्स्ट ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ओके, 221 लेट्स से आ गया, 222 आ गया, सेकेंड पे आपके पास 227 आ गया, इस तरीके से सेम रिकॉर्डिंग्स आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक आपने टेम्परेचर को वेरिएबल बनाया, आपने टेम्परेचर चेंज करके देखने की कोशिश की, और एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, आपने काउंट रेट्स डिटेक्ट की हर आवर पे, आपने एक ऐसा आइसोटोप ले लिया जिसकी हाफ लाइफ जो है ज़्यादा है, ताकि आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो करीब मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो डीके कर जाए और बहुत ही जल्दी से तेज़ी से डीके कर जाएगा, तो उसके जो n से n/2 हो जाएगा काउंट रेट। फिर भी लेकिन जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट को डिफर करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो ग्राफ है वो सेम हो रहा है। जब ग्राफ सेम होगा, जब इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, लेट्स से ऑलमोस्ट लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इसको डिके करने में तो बहुत टाइम लगेगा, 1520 ईयर्स हमने इसकी हाफ लाइफ दी। तो ये जो ग्राफ है इसका ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है
तो ग्राफ ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है, तो ये शो करता है कि ये स्पॉन्टेनियस आपके पास रिएक्शन, आपने इसको प्रूव किया। ओके, व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? इनलिस्ट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था, जो हमेशा जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है ड्यू टू कॉस्मिक रेज। और अब इसके जो इसके लिए प्लीज आप हमारा लेक्चर देखें। सोर्सेज हम बता देते हैं। सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? कॉस्मिक रेज, रेडिएशन विच रीचेज द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, ये हमने बताया था कि न्यूट्रॉन आता है और फिर वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन 14 निकलती है, कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है, वो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनिमल्स खाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। और फिर रॉक्स एंड सॉइल्स होते हैं, कुछ रॉक्स जो है रेडियो एक्टिव होती है। एक सोर्स क्या हो गया? कॉस्मिक रेज। ओके, कॉस्मिक रेज हमने लेक्चर्स में आप देखिएगा प्लीज। रॉक्स एंड सॉइल भी रेडियो एक्टिव होते हैं। और फिर तीसरी है लिविंग थिंग्स, क्योंकि लिविंग थिंग्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब इनटेक करते हैं, यानी डायरेक्टली अब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, या हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो उधर से हमें लिविंग थिंग्स के अंदर कार्बन आइसोटोप चल जाते हैं। और यही जो है वो कार्बन डेटिंग के लिए काम होती है। कार्बन डेटिंग जो हमने बताया था कि एक लिविंग थिंग की C14 और C12 का रेशो होता है, एक रेशो फिक्स है लिविंग थिंग का, वो क्योंकि मरती नहीं है तो वो अब उसका जो लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, एक लिविंग थिंग स्पीशीज का। और जो डेड होती है उसकी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है जब डेड होती है, क्योंकि उसका इंटेक नहीं होता, तो उसकी जो है C14 to C12 की रेशो जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो तीन सोर्सेज हमें पता चल गए, एक तो कॉस्मिक रेज हो गई, रॉक्स एंड सॉइल, और लिविंग थिंग्स इटसेल्फ। तो ये आपको क्लियर है। फिर डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन इंडस्ट्री, इसके लिए भी आप रेफर कर ले प्लीज। व्हाट आर 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है।